देखो बेटा, अब हम सीधे देखेंगे न्यू डार्विनिज्म, यानी अब हमको क्या पढ़ना है, नव डार्विनवाद। नव डार्विनवाद इसको कहा जाएगा न्यू डार्विनिज्म कहा जाएगा। देखो एक चीज ध्यान रखो, जब डार्विनवाद का सिद्धांत क्या हुआ, जब उसकी आलोचना हुई तो उसके कुछ समय बाद नव डार्विनवाद का क्या हुआ, उदय हुआ। डार्विनवाद सर्वप्रथम सन 1859 में प्रकाशित हुआ और लगभग 40 वर्षों तक वैज्ञानिकों में अटूट विश्वास बना रहा। इसे डार्विनवाद का भावुक काल कहते हैं। गत सदी के प्रारंभ में डार्विनवाद के प्रति वैज्ञानिकों में संदेह और अति विश्वास उत्पन्न हुआ, जो लगभग 30 से 35 वर्षों तक रहा। उसे डार्विनवाद का अज्ञेयवादी काल कहते हैं। देखो, जब डार्विनवाद ने अपना सिद्धांत दिया तो उनका सिद्धांत खूब बढ़िया से, यानी इनका डार्विनवाद का सिद्धांत कब जो है प्रकाशित हुआ था, 1859 में हुआ था और लगभग 40 वर्षों तक उनका सिद्धांत पर जो वैज्ञानिक थे उनका अटूट विश्वास रहा। क्या रहा, अटूट विश्वास रहा। लेकिन जब 40 वर्ष जो अब तक अटूट विश्वास रहा, उस काल को जो है भावुक काल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, भावुक काल के नाम से जानते हैं। यानी उसको कहा जा सकता है रोमांटिक पीरियड ऑफ डार्विनिज्म। लेकिन गत सदी समय बीतता गया, प्रारंभ में डार्विनवाद के प्रति जब समय बीतने लगा, 30-35 साल से ऊपर का समय बीतने लगा, तो कुछ वैज्ञानिकों को जो है डार्विन के जो सिद्धांत थे उस पर संदेह होने लगा, यानी अविश्वास उत्पन्न होने लगा, उनका विश्वास खत्म होने लगा। लगभग 30 से 35 वर्षों तक रहा। इसे डार्विनवाद का अज्ञेयवादी काल कहते हैं। जो 30 से 35 साल इनका चला, उस काल को हम क्या कहते हैं, अज्ञेयवादी काल कहते हैं। वैज्ञानिकों में संदेह का कारण क्या था बेटा, वैज्ञानिकों में संदेह और अविश्वास क्यों उत्पन्न हुआ, तो इसका जो है मुख्य कारण डी ब्रिज के प्रयोग तथा मेंडल के आनुवांशिक सिद्धांतों की पुनर्खोज के बाद डार्विनवाद के तथ्य असत्य सिद्ध होने लगे। अब देखो, वैज्ञानिकों में डाउट कब आया, मैंने बताया कि डार्विनवाद का जो सिद्धांत था वह 40 वर्षों, यानी 40 वर्षों तक खूब धड़ाले से जो है उसमें वैज्ञानिक जो है विश्वास करके चल रहे थे कि नहीं, इन्होंने जो सिद्धांत दिया बिल्कुल सही है। लेकिन सख्त संदेह पैदा कब हुआ, जैसे ही मेंडल महोदय का क्या आया, वंशागति का सिद्धांत आया, और डिब्रिज का क्या आया, डिब्रिज का जो है जो प्रयोग आया, इन दोनों ने जो है भूचाल लाने का काम किया। और इनका जो सिद्धांत था डार्विनवाद का, उस सिद्धांत के प्रति वैज्ञानिकों के अंदर संदेह पैदा करने लगा। बाद में डार्विनवाद के समर्थकों ने डार्विनवाद में, अब उनके जो मानने वाले वैज्ञानिक थे, उन्होंने देखा कि अरे इनके साथ अब तो लोग जो हैं इनका क्या कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं, इनके सिद्धांत का मजाक उड़ाया जा रहा है। तुरंत उन लोगों ने क्या किया कि उसमें कुछ संशोधन करने का कार्य किया। जब जो उसमें संशोधन हुआ, उसी संशोधन को, यानी उस संशोधन को करने के बाद और उस नए संशोधन को उसने क्या किया, प्रतिपादित किया, जिसे नव डार्विनवाद के नाम से जाना जाता है। बात नहीं समझ में आई तो एक बार और सुन लो। मैंने क्या बताया कि नव डार्विनवाद का उदय कब होता है बेटा, मैंने बताया कि डार्विनवाद था, जब इन्होंने डार्विन महोदय ने अपना सिद्धांत दिया था तो लगभग 40 वर्षों तक इसका क्या रहा, खूब बोलबाला रहा, वैज्ञानिकों का अटूट विश्वास था। लेकिन जैसे ही कौन आते हैं, मेंडल और डिब्रिज का जब प्रयोग आता है, वह जो है अन्य वैज्ञानिकों का माथा चकरा देता है, यानी ये कैसे हो गया। अब जब माथा चकराता है उनका, और वो लोग क्या करते हैं, जब देखते हैं तो इनके जो सिद्धांत थे
इनके प्रति उनको संदेह होने लगता है, विश्वास खत्म होने लगती है। अब जो किसको मानने वाले थे, डार्विनवाद को, जो वैज्ञानिक मानने वाले थे, उन्होंने तुरंत क्या किया, उनका जो सिद्धांत था उस सिद्धांत में कुछ संशोधन करना चालू किया और संशोधन करके उसे पुनः जो है प्रतिपादित कराया। तो जो नया संशोधन करके प्रतिपादित किया गया उसी को हम क्या कहते हैं, नव डार्विनवाद कहते हैं। बात समझ में आ गई? यहां तक पिछले कुछ वर्षों में आनुवंशिकी के नियमों तथा आनुवंशिक पदार्थ के ज्ञान तथा आधुनिक खोजों के आधार पर डार्विनवाद को नया रूप मिला। मेंडलवाद के आधार पर डार्विनवाद की व्याख्या की नव डार्विनवाद कहा गया। मैंने बताया कि जो पिछले कुछ वर्षों में क्या हुआ कि जो इनका क्या था बेटा, आनुवंशिक नियमों तथा आनुवंशिक पदार्थों का ज्ञान था या आधुनिक खोजों के आधार पर क्या किया गया, डार्विनवाद का नया रूप मिला। और कैसे मिला? जो मेंडल का नियम था यानी मेंडलवाद के आधार पर क्या किया गया, डार्विनवाद को व्याख्या की गई। जब इनको किसके आधार पर व्याख्या की गई, मेंडल के आधार पर डार्विनवाद को क्या किया गया, व्याख्या किया गया, तो उसे ही नव डार्विनवाद कहा जाता है। आजकल इसे जैव विकास का आधुनिक संश्लेषणात्मक वाद भी के नाम से भी जाना जाता है। अब नव डार्विनवाद के अनुसार यानी इनका सिद्धांत क्या था भाई, नव डार्विनवाद का इनके अनुसार जो है, नव डार्विनवाद के अनुसार जो है, नई जातियों की उत्पत्ति जो है पुरानी जातियों के जीन्स में परिवर्तन होने के कारण होती है। जो नव डार्विनवाद का मानना है, इनका यही तो मानना है कि जो नई जातियों, जितनी भी नई जातियां हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो जो पुरानी जातियां हैं उनके जीन्स में यानी उनके जीन में क्या आया है, परिवर्तन आया है। और उसी परिवर्तन आने के कारण इनमें क्या हुआ है, नई जातियों का उत्पत्ति हुई है। जीन में जब परिवर्तन होता है, ध्यान देना, जब जीन में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो उस जाति विशेष के आनुवंशिक लक्षणों में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिन्हें उत्परिवर्तन कहा जाता है। बताया गया आप लोगों को कि जब जीन में परिवर्तन होता है तो क्या होता है बेटा, कि उस जाति के विशेष आनुवंशिक लक्षणों में भी क्या आता है, परिवर्तन आता है, और हम जिसे क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। नव डार्विनवाद के अनुसार पुरानी जाति से नई जाति विकास निम्न कारक कार्य करते हैं। देखो बताया जा रहा है कि नव डार्विनवाद के अनुसार पुरानी जाति में से नई जाति के विकास में निम्नलिखित कारक कार्य करते हैं। पहला है विभिन्नताएं। पहला क्या है, विभिन्नताएं। देखो इसमें क्या माना जाता है, विभिन्नताओं में नव डार्विनवाद में केवल उन्हीं विभिन्नताओं को महत्व दिया गया है जो जीनिक ढांचे के विभिन्नताओं पर आधारित हैं। ऐसी विभिन्नताएं दो प्रकार से उत्पन्न होती हैं। पहला होता है माता पिता के गुणसूत्रों के मिलने से नए संयोग बनते हैं, और दूसरा होता है लैंगिक जनन वाले प्राणियों के युग्मक के निर्माण के समय माता तथा पिता के गुण पुनः अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पुनः अलग हो जाते हैं। युग्मक निर्माण के लिए अर्धसूत्री विभाजन के समय जीन विनिमय के कारण जब क्या होता है, बताया गया कि युग्मक जब निर्माण होती है तो युग्मक निर्माण के समय क्या होता है, अर्धसूत्री जब विभाजन होती है, जानते हो कि युग्मक के निर्माण से पहले क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन के समय जीन विनिमय के कारण नए प्रकार के गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। क्या होते हैं, नए प्रकार के गुणसूत्र बन जाते हैं। अतः बनने वाले नए जीवों में विभिन्नताएं आ जाती हैं। क्या बताया गया, एक बार ध्यान सुनो। ये क्या कहता है, ये कहता है कि विभिन्नताओं का मुख्य कारण दो है। एक तो पहला कारण है कि माता पिता के गुणसूत्रों
के मिलने से क्या होता है, एक नया संयोग बनता है। और जब संयोग बन जाता है तो लैंगिक जनन वाले प्राणियों में क्या होता है बेटा कि युग्मक के निर्माण के समय क्या होता है, माता तथा पिता दोनों के गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और युग्मक के निर्माण के लिए ये क्या करते हैं, अर्धसूत्री विभाजन करते हैं। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो विभाजन के समय जीन विनिमय के कारण, जब उसमें जीन का क्या होता है, विनिमय होता है, तो इसके कारण नए गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। और ये बनने वाले नए गुणसूत्र क्या करते हैं, जीवों में नया विभिन्नता लाने का कार्य करते हैं। नव डार्विनवाद में जो है विभिन्नताओं को हमने देख लिया था। विभिन्नताओं में क्या बताया गया था, यानी यही बताया गया था कि डार्विनवाद यानी जो नव डार्विनवाद था में केवल उन्हीं विभिन्नताओं को महत्व दिया जाता है जो क्या होते हैं, जनिक ढांचे की विभिन्नताओं पर आधारित होते हैं। ऐसी विभिन्नताएं दो प्रकार से उत्पन्न होती हैं, यानी जो जनिक ढांचे होते हैं बेटा, जनिक ढांचे की विभिन्नताएं जो हैं ये दो प्रकार से उत्पन्न होते हैं। पहला जो होता है, माता पिता के गुणसूत्रों के मिलने से नए संतान बनते हैं, यानी लैंगिक, पहला आपको बताया कि माता पिता के गुणसूत्रों से मिलने से क्या होते हैं, नए संयोग बनते हैं। दूसरा बताया गया था, लैंगिक जनन वाले प्राणियों में युग्मक निर्माण के समय जब देखना, पहला आपने यही देखा कि क्या होता है बेटा, जब माता पिता के गुण आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं, तो उससे एक नया क्या होता है, संयोग का निर्माण होता है। दूसरा था कि लैंगिक जनन वाले प्राणियों में, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले जो प्राणी हैं बेटा, जब युग्मक निर्माण का समय होता है तो माता तथा पिता दोनों के जो गुणसूत्र होते हैं वह क्या होते हैं, पुनः अलग हो जाते हैं। और युग्मक के लिए क्या होता है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन के समय उसमें क्या होता है, जीन विनिमय होता है। क्या होता है, जीन का विनिमय होता है। और जीन विनिमय के कारण क्या होता है, उसमें जब जीन विनिमय होता है तो उसके कारण क्या होता है, नए गुणसूत्र बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, नए गुणसूत्र बन जाते हैं। अतः जो बनने वाले क्या होते हैं, नए गुणसूत्र होते हैं, उनमें क्या जाती है, विभिन्नता आ जाती है। ये आप लोगों को बता दिया गया था। अब दूसरा जो है उत्परिवर्तन है बेटा, चाहे जीन हो, ध्यान देना, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन के बारे में हम देखेंगे। उत्परिवर्तन क्या है कि डीएनए की संरचना, जीन हो या डीएनए हो, अरे जीन ही क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए की संरचना में क्या होता है, जब अचानक परिवर्तन होता है, बताया गया कि जीन में या डीएनए में क्या होता है, जब अचानक उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो इनके आनुवांशिक लक्षणों में भी क्या आ जाता है, जिससे क्या होता है, जब एक बार फिर सुनो, बताया गया जब डीएनए में या जीन में क्या आता है, अचानक कोई परिवर्तन आता है तो उसके आनुवांशिक लक्षण में भी क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है। ठीक है ना। इन परिवर्तनों को, जो ये परिवर्तन आते हैं, इन्हीं परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन। जैसे कोई जीन है या डीएनए है, उसमें किसी कारणवश से क्या आया, परिवर्तन आया, तो परिवर्तन आने से क्या होगा, आनुवांशिक लक्षण में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। और जो ये परिवर्तन आया बेटा, इसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं, यानी म्यूटेशन कहते हैं। इसके फलस्वरूप क्या होता है, जब क्या होता है बेटा, प्राणियों के लक्षणों में परिवर्तन होते हैं। जो प्राणी होते हैं, उत्परिवर्तन के कारण प्राणियों के क्या होते हैं, लक्षणों में क्या हो जाते हैं, परिवर्तन आते हैं। अधिकांश उत्परिवर्तन क्या माने जाते हैं, हानिकारक माने जाते हैं, ये ध्यान रख लेना। बहुत कम, कभी कभी ये क्या करते हैं, दर्शित होते हैं। ध्यान दो, इसको आपको बताया गया, उत्परिवर्तन में यही बताया गया कि जब डीएनए, चाहे डीएनए हो या जीन हो, अचानक उसमें क्या हो, परिवर्तन आए, तो इस परिवर्तन के वजह से वह आनुवांशिक पदार्थ के लक्षणों में भी क्या देखने को मिलता है, परिवर्तन मिलता है। और इसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। और जब उत्परिवर्तन हो जाता है तो इसके फलस्वरूप क्या होता है, प्राणियों के लक्षण में भी क्या आने लगता है, परिवर्तन आने लगता है। और ये परिवर्तन जो होता है, ये अधिकांश जो उत्परिवर्तन होते हैं बेटा, जो परिवर्तन आता है, ये क्या होता है,
हानिकारक होता है। क्या होता है? हानिकारक होता है। और ये बहुत कम या कभी कभी क्या होते हैं? दर्शित होते हैं, दिखाई देते हैं। तीसरा जो है प्राकृतिक वर्ण। प्राकृतिक वर्ण क्या है? जीवों में ऐसी लाभप्रद विभिन्नताएं, चाहे उनमें क्या आ रहा हो, विभिन्नताएं आ रही हो, तथा उत्परिवर्तन जिनके कारण जीव बदलते वातावरण में जीवित रहने के लिए अधिक उपयुक्त व समर्थ हो जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक वर्ण कहलाते हैं। मान लो कोई जीव है, देखो क्या है, कोई जीव है, और जीव अब उसमें क्या हुआ, कोई विभिन्नताएं आई या उत्परिवर्तन आया। विभिन्नता भी हो सकती है या उत्परिवर्तन होने से अगर उनमें ये परिवर्तन आया, उसके बावजूद भी जीव जो है जिस वातावरण में रहना चाहिए उस वातावरण के यानी दूसरे वातावरण में अपने आप को क्या कर लेता है? ढाल लेता है और उसमें जीवित रह जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक वर्ण कहते हैं। यानी जब जीव अपने आप को क्या कर ले, परिवर्तन, उसमें कोई परिवर्तन आया हो या कोई विभिन्नताएं आई हो या परिवर्तन आया हो, अब परिवर्तन आने के बावजूद भी वह दूसरे वातावरण में अपने आप को जीवित रहने के लिए क्या हो, सामर्थ हो, या अपने आप को उस वातावरण में ढाल ले, तो वह क्या कहलाता है? प्राकृतिक वर्ण कहलाता है, नेचुरल सिलेक्शन कहलाता है। जैसे हर वातावरण के जीव हर वातावरण में जीवित नहीं रह पाते, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने अपने आप को ढाल लिया, उसमें रहने के लायक अपने आप को बना लिया, तो वही क्या कहलाएगा? प्राकृतिक वर्ण कहलाएगा। और लास्ट है जातियों का पृथक्करण। विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक अवरोध, देखो अलग अलग प्राकृतिक अवरोध भी हैं, जैसे नदियां हैं, पर्वत है, सागर है आदि जीवों को अंतः प्रजनन को रोकता है। ये क्या करते हैं? जीवों के अंतः प्रजनन को रोकने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं, जिससे जीवों का व्यक्तित्व का बना रहता है, जिससे जीवों में क्या होता है? उनका व्यक्तित्व क्या होता है? बना रहता है। परंतु पृथक पृथक प्रकृति वासों में रहने के कारण किंतु क्या होता है कि जो जीव हैं अलग अलग प्राकृतिक वासों से मतलब है स्थानों पर रहने के कारण जीव को उसी के अनुकूल बना लेते हैं। ध्यान से सुनो, मैंने बताया कि जो जीव के अंतः जनन होता है, अंतः जनन प्रक्रिया को रोकने में प्राकृतिक कारक कुछ कारक काम करते हैं, जैसे नदियां हैं, पर्वत है, सागर है आदि। ये क्या करते हैं? उनके अंतः प्रजनन को रोकने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। उसके बावजूद भी अपने व्यक्तित्व को क्या कर लेते हैं? अगर अपने व्यक्तित्व को बनाए रहते हैं और बनाए रहने के साथ साथ ये पृथक पृथक प्राकृतिक में स्थानों पर रहने के बावजूद भी अगर ये क्या करते हैं? अपने आप को उसी के अनुकूल ढाल लेते हैं या उसी के अनुकूल अपने आप को बना लेते हैं, तो इनसे क्या होगी? जो नई उपजातियां या जातियों का विकास, इससे क्या होता है कि एक नई जाति या उपजाति का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। यही क्या था? नव डार्विनवाद का सिद्धांत। ठीक है ना? बताया गया कि कुछ जीव यानी जीवों को, अलग अलग जीवों को जो है अंतः प्रजनन को जो है कुछ प्राकृतिक अवरोध होता है जो रोकता है। वो प्राकृतिक अवरोध क्या हो सकता है? बताया गया, नदियां हो सकती हैं, पर्वत हो सकता है, सागर हो सकता है। ये क्या करते हैं? उसके अंतः प्रजनन को रोकता है। उसके बावजूद भी जैसे वो अपनी संख्या को न बढ़ा सकें, उसके बावजूद भी ये अपने आप अपने व्यक्तित्व को बचा के रखते हैं, और बचा के रखने के साथ अब ये अलग अलग प्राकृति में रहने के बावजूद, जिस प्राकृति में रहना चाहिए उस प्राकृति के अलग रहने के बावजूद भी ये अगर अपने आप को जिस प्राकृति में जा रहे हैं, जिस वातावरण में जा रहे हैं, उसके अनुसार ढाल ले रहे हैं, और अगर ढालने के बाद अब इनसे जो संतान पैदा होगी, जो जातियां पैदा होगी या उपजातियां पैदा होगी,
उससे जातियां और उपजातियों का क्या होता है, विकास। नहीं समझ में आया? फिर अगर नहीं समझ में आया तो सीधे सुन लो। मान लो कोई जीव है जो यहां पर्वतीय क्षेत्रों में रहने के लायक नहीं, पर्वतीय क्षेत्र उसका क्या है, अवरोधक है, लेकिन अगर ये जीव यहीं पर रहकर अपने आप को पर्वतीय इलाके के हिसाब से अपने आप को ढाल ले, और ढालने के बाद इनसे जो संतानें पैदा होंगी वह एक नई जाति और एक नई उपजाति का क्या करेंगी, निर्माण करेंगी। ठीक है ना, यही बताया गया। तो ये रहा क्या, 9 डार्विनवाद। अब हम सीधे पढ़ेंगे मानव विकास।